rotate your device, you can't. आज की इस व्याख्यान माला में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी को आदाब कहती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ विकास प्रकाशन कानपुर और वांग्मय पत्रिका अलीगढ़, उसके संपादक डॉक्टर फिरोज, उनकी पूरी टीम, उनको मैं आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने मुझे मंच ये प्रदान किया कि मैं आपके सामने कोई अपनी बात रख सकूँ। आज मेरे लिए बहुत खुशी का मौका है कि मैं हिंदी की जो समकालीन चर्चित रचनाकार हैं नासिरा शर्मा, उनके उपन्यास पर बोलने का मुझे ये अवसर मिला है, मुझे मौका मिला है। मैं सबसे पहले नासिरा शर्मा को मैं सलाम करती हूँ, उनकी रचना धर्मिता को सलाम करती हूँ। और एक शेर है जो अल्लामा इकबाल का है, मैं उनकी नज़र करती हूँ। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी को रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। नासिरा शर्मा आज की ऐसी ही चर्चित कथाकार हैं, साहित्यकार हैं, जो बहुत ही प्रतिबद्ध, कर्मठ और इंसानियत के जज्बे को उभारने वाली कथाकार हैं, साहित्यकार हैं। मैं थोड़ा सा उनके जो उपन्यास हैं वो थोड़ा कुछ उपन्यासों के बारे में और थोड़ी कहानियों के बारे में बात करके मैं और आगे बढ़ूंगी। ठीक है कि मंगनी पर मुझे आज बात करनी है, लेकिन मैं उससे पहले नासिरा शर्मा का जो कृतित्व है थोड़ा सा उस पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगी कि उनके उपन्यास वो जो यहाँ भारत की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को तो वो उठाती ही हैं, उसके साथ ही साथ जो सीमा से परे जो दूसरे विदेश हैं, जो विदेश की धरती है, वहाँ की समस्याओं को भी वो अपने उपन्यासों में उठाती हैं। और जो उनका पहला उपन्यास है 7 नदियाँ एक समुंदर, वो ईरान की क्रांति पर आधारित उनका उपन्यास है, जो बहुत ही चर्चित हुआ और उसकी प्रशंसा हुई। नासिरा शर्मा जी के जो दूसरा उपन्यास, मैं पारिजात की बात करूंगी। शाल्मली को अगर आप लें तो शाल्मली उपन्यास जो है वो स्त्री विमर्श की जो आंधी चल रही है आज, उस आंधी के बीच में आप नासिरा शर्मा को एकदम अलग खड़ा हुआ पाएंगे और उनकी रचनाएं जो हैं वो स्त्री को एक अलग नजरिए से देखती हैं। वो स्त्री की जो नजरिया है उनका वो स्त्री के प्रति, वो बिल्कुल स्त्री विमर्श की जो चीजें चल रही हैं उनसे बिल्कुल अलग है। वो स्त्री का जो अधिकार की बात तो करती ही है, साथ ही साथ वो उनके कर्तव्य की बात भी करती है। और उनका ये कहना है कि जो स्त्री है वो घर को अगर चलाना है या घर को बैलेंस कर, एक संतुलित दृष्टि जो है वो स्त्री की होनी चाहिए और उससे ही घर जो है वो टूटना नहीं चाहिए, घर को बचा करके रखने की जरूरत है और ये जिम्मेदारी जो है वो स्त्री की है। इसके साथ ही साथ मैं अगर उसकी पारिजात की बात करूं, जिस पर कल बहुत अच्छी चर्चा हुई थी, तो पारिजात उपन्यास जिसे साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, उस उपन्यास में जो मुख्य बात है, एक जो वो है हुसैनी ब्राह्मण की बात जो है, वो एकदम नई चीज है, जो हिंदी जगत के लिए एक नई चीज थी। और उसको उन्होंने एक इतिहासकार के रूप में देखने का प्रयास किया है कि किस तरह से हुसैनी ब्राह्मण जो है वो उनका जो संबंध है वो करबला से किस तरह से जुड़ता है। वो सुल्तान दत्त की बात करती हैं, जिसे मोहम्मद साहब जो हैं वो बहुत उनके चहेते थे, मोहम्मद साहब उनको पसंद करते थे और वो ही उन्हें सुल्तान राजा दत्त को सुल्तान दत्त के नाम से वो कहते थे। और वो बात करती हैं राहिब सिद्ध दत्त की, जिन्होंने जिनको जो है वो 7 पुत्र प्राप्त हुए थे और वो पुत्र जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दुआओं से मिले थे। तो वो उन 7 पुत्रों को वो करबला की लड़ाई में उनको वो अर्पित कर देते हैं, उनका वो काम आ जाते हैं, वो करबला की लड़ाई में युद्ध में वो मारे जाते हैं। और जो राहिब सिद्ध दत्त हैं वो भी अपनी तलवार को तब तक म्यान में नहीं रखते हैं जब तक कि यजीद का खात्मा नहीं कर लेते हैं। तो इस तरह से रोहन जो है वो जब अपनी जड़ों की तलाश करता है, उन सारी चीज़ों को वो देखता है। तो एक इतिहासकार के रूप में नासिरा शर्मा ने हुसैनी ब्राह्मण को जो है वो देखने का प्रयास किया है, जो बिल्कुल एक नई चीज़ है। वो ये कहती है कि ये इतिहास में दर्ज है लेकिन लोग इसे स्वीकार नहीं करते हैं।
तो ये एक हिंदी के पाठकों के लिए एक बहुत ही अद्भुत एक चीज़ थी जो उन्हें मिली। इसके साथ ही साथ जब हम उनकी कहानियों पर बात करते हैं तो जो उनकी कहानियां हैं, उनके कई कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं, जिनमें शामी कागज़, पत्थर गली, इब्ने मरियम, संगसार और खुदा की वापसी, इंसानी नस्ल, इन जो कहानियां हैं, उन कहानियों की जो मुख्य विशेषता है वो ये है कि वो नस्ल, धर्म, रंग, इन सब भेदों से परे जा करके इंसानियत के जज्बे को उभारने की बात करती है। तभी वो ईरान की आम जनता का दर्द महसूस कर पाती हैं अपनी कहानियों में। फिलिस्तीन के जो युद्धरत युवा हैं, उनकी जो परेशानियां हैं या जो उनकी बदहाली है उसको वो दिखा पाती हैं। ये जो इज़राइल के जो यहूदी हैं, उनके तनाव को भी वो महसूस कर पाती हैं, उसका चित्रण करती हैं। इसके साथ ही साथ मर्दों की दुनिया में जो औरत का संघर्ष है, उस संघर्ष को वो चित्रित करती हैं। मर्दों की क्या परेशानियां हैं, पुरुषों की क्या परेशानियां हैं, उनके तनाव को, उनकी परेशानियों को, उनकी उलझनों को वो अपनी कहानियों में जगह देती है। तो इस तरह से वो समग्र रूप से किसी एक की चिंता उन्हें नहीं, जो कोई भी दुखी है, पीड़ित है, उसकी वो बात करती हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। एक कथाकार के साथ साथ वो एक बहुत ही साहसी और निडर पत्रकार भी हैं। और इराक ईरान युद्ध जब हो रहा था, वहाँ गोले और बारूद छोड़े जा रहे थे, वहाँ पर वो वहाँ पहुँचती हैं और वहाँ जाकर के वो जो वहाँ की चीज़ों को, कैंपों में जाती हैं, उसको देखती हैं, अपनी डायरी में उसे दर्ज करती हैं और उसके बाद जो है वो इन चीज़ों को एक रिपोर्टाज में वो प्रस्तुत करती हैं, जहाँ फव्वारे लहू रोते हैं। और इस रिपोर्टाज, इसके साथ ही साथ जब हम आजकल लॉकडाउन में अपने घर में बैठे हुए मजदूरों को घर वापसी करते हुए देख रहे थे कि भूखे प्यासे मजदूर पैदल चलते हुए घर जा रहे हैं, तब वो कोविड से ना डरते हुए वहाँ पहुँचती हैं, उनका इंटरव्यू लेती हैं, उनसे बातचीत करती हैं और उनके दर्द को कम करने की कोशिश करती हैं। तो इस तरह एक एक्टिविस्ट का रूप जो है, अगर आवाज़ कम जा रही है, कम सुनाई दे रहा है, तो मेरा ये अनुरोध है कि जो लोग सुन रहे हैं वो ईयरफोन लगा लें, तो आपको आवाज़ जो है बहुत क्लियर जाएगी। थैंक यू जी। तो मैं ये बात कर रही थी कि वो रचना एक, उसके साथ ही साथ जो है, पत्रकार के साथ ही साथ वो एक बहुत अच्छी अनुवादक भी हैं, क्योंकि उनको बहुत भाषा पर बहुत अधिक अधिकार है, कई भाषाओं का ज्ञान उन्हें है। पर्शियन में क्योंकि उनका अध्ययन है, तो पर्शियन की चीज़ों का तो क्लासिक जो है साहित्य है, क्लासिकल साहित्य, उसका तो अनुवाद किया ही है उन्होंने। उसके साथ ही साथ उनका एक जो अभी 6 खंडों में पुस्तक आई है, अदब में बाई पसली, उसमें उन्होंने बहुत सारे देशों को लेकर के वहाँ के साहित्य को उन्होंने लिया है। और चूंकि बाई पसली का उन्होंने रखा है शीर्षक, मेरे ख्याल से वो शीर्षक जो है वो स्त्री संबंधित है और आदम अलैहिस्सलाम के बाई पसली से ही हव्वा का जन्म हुआ था, तो इसलिए उन्होंने शायद इसका नाम अदब में बाई पसली रखा है। और इसमें उन्होंने बहुत सारे देश को, अफगानिस्तान, इथोपिया, सोमालिया, ईरान, इराक, लेबनान, मिस्र, फिलिस्तीन, इज़राइल, सारे जितने भी मुल्क हैं इस तरह के, उन मुल्कों की उन्होंने साहित्य को लिया है। इसमें नाटक भी हैं, कहानियाँ भी हैं और उनका अनुवाद किया है, उनका विश्लेषण किया है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि वो जिस भी देश में जाती हैं, वहाँ से भारत के क्या रिश्ते रहे हैं, उन रिश्तों की ओर भी वो लोगों, उन रिश्तों का परिचय भी हमसे वो करवाती हैं। तो इस तरह से वो जो उनकी और एक किताब है, स्त्री औरत के लिए औरत, वो स्त्री दृष्टि को स्पष्ट करने के लिए उनकी बहुत अच्छी किताब है। उसमें वो स्त्री को ये जो संघर्ष की, या जो स्त्री के भीतर जो शक्ति है, उस शक्ति को वो उससे परिचित करवाना चाहती है कि वो उन शक्ति को अपनी पहचाने। लेकिन उस शक्ति का प्रयोग वो पुरुष को परास्त करने के लिए नहीं, बल्कि समाज को बनाने में, समाज को बदलने में उसका प्रयोग उसे करना चाहिए। वो औरत के लिए औरत किताब में वो लिखती हैं कि जब मैं पिछले 50 साल को एक औरत की दृष्टि से देखती हूँ, तो मैं ये पाती हूँ कि औरत ने संघर्ष तो बहुत किया है, लेकिन वो पुरुष के मर्द के जादू को नहीं तोड़ पाई है। वो जब भी ख्याल करती है तो पुरुष एक भय के रूप में, एक शक्ति के रूप में, एक स्वामी के रूप में उसके दिमाग में उपजता है, लेकिन वो कभी साथी के रूप में उसकी कल्पना नहीं कर पाती है।
और इससे उसे ही नहीं, मर्दों को भी घुटन होती है। तो इस तरह से उनकी जो स्त्री दृष्टि है वो बहुत ही स्पष्ट और अलग तरह की दृष्टि है, जो समाज के लिए और परिवार के लिए बहुत ही उपयोगी है। उसके साथ ही साथ उनकी किताब राष्ट्र और मुसलमान है, जिसमें वो राष्ट्र और मुसलमानों को राष्ट्र के रूप में, राष्ट्र को मुसलमान के रूप में क्यों नहीं समायोजित किया जाता है, इन सारी समस्याओं को उसमें देखने का प्रयास किया है। इसके साथ ही साथ अब चूंकि ये जो मेरा जो आज का टॉपिक है वो है उनका उपन्यास ठीकरे की मंगनी पर मुझे बात करनी है। और चूंकि ये मुस्लिम स्त्री को की से संबंधित है और मुस्लिम स्त्री की शिक्षा जो है वो उस पर थोड़ी सी बात कर लेना मैं मुनासिब समझती हूँ। मुस्लिम स्त्री की जब बात की जाती है तो ये देखते हैं वो डिप्टी नज़ीर अहमद याद आते हैं, जब 1869 ईस्वी में उन्होंने ये कहा कि मुझे स्त्री शिक्षा की, स्त्रियों को शिक्षा देनी चाहिए, और उसके लिए मैंने कुतुबखाना पूरा छान मारा, मुझे कहीं कोई किताब ऐसी नहीं मिली जिससे कि मैं लड़कियों को जिसे दे सकूं शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो उन्होंने फिर उस एक किताब लिखी जो मिरातुल उरूस, और उसमें वो कहते हैं कि मर्द तो बाहर के चलने फिरने वाले ठहरे, वो तो वहां से ज्ञान प्राप्त कर लेंगे लोगों से मिलजुल कर, लेकिन तुम घर में बैठी बैठी क्या करोगी, सिलाई के बक्से से अकल की पुड़िया निकालोगी या अनाज की कोठरी से ज्ञान की झोली भर लाओगी। पढ़ना सीखो तो पर्दे में बैठे बैठे दुनिया की सैर कर लिया करोगी। लेकिन डिप्टी नज़ीर अहमद की जो ये का जो स्वप्न था, जो सपना था, उसकी उनके ख्वाब की जो ताबीर जो है वो बदली, और लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि पर्दे में बैठ करके दुनिया की सैर करना मुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो लड़कियों के लिए भी स्कूल होना चाहिए। इसके लिए जो ख्वाब देखा वो शेख अब्दुल्ला ने, जो सर सैयद अहमद खां के शिष्य थे, उन्होंने ये सर सैयद अहमद खां, चूंकि उनका ये कहना था कि लड़कियां जो हैं वो बाद में पढ़े, पहले युवक तो पढ़ लें, जो मुस्लिम युवक हैं पहले वो पढ़ लें, उसके बाद फिर लड़कियों की बारी आएगी। लेकिन शेख अब्दुल्ला बराबर इस ओर चिंता कर रहे थे, और फिर उन्होंने 1896 ईस्वी में मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हुई। उस कॉन्फ्रेंस में एक शोबा या एक विभाग जो है वो खोला गया स्त्री शिक्षा का, लेकिन उसमें जो है वो कोई कई साल तक, 4-5 साल तक उस पर कोई बात नहीं हो पाई। फिर शेख अब्दुल्ला ने अपने मित्रों से जो लाहौर में और बॉम्बे में रहते थे उनसे उन्होंने ये कहा कि आप वहाँ लड़कियों का स्कूल खोलें, वहाँ भी बात नहीं बन पाई। फिर उन्होंने 1904 ईस्वी में खातून नाम की पत्रिका निकाली, और उस पत्रिका में उन्होंने पूरे साल जो है वो ऐसे लेख प्रकाशित होते थे जो स्त्री शिक्षा से संबंधित थे, स्त्रियों को कि स्त्रियों के लिए शिक्षा की आवश्यकता कितनी है, उसका क्या महत्व है, इस तरह के लेख प्रकाशित होते थे। उनके जो विरोधी थे, स्त्री शिक्षा के जो विरोधी थे, उन्होंने उसका विरोध करना शुरू किया, ये कह करके कि सैयद की जो सर सैयद तो मुसलमान लड़कों की जो तालीम थी, जो इस्लाम था, उसको नष्ट करने का काम कर रहे थे, और उनका जो शागिर्द है वो लड़कियों की शिक्षा, लड़कियों के इस्लाम को खतरे में डालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन शेख अब्दुल्ला इससे बिल्कुल वो नहीं हुए, विचलित नहीं हुए, और उन्होंने फिर अपनी पत्नी से ये बात की, जो उनका नाम वहीद जहां बेगम था। उन्होंने कहा कि जो अगर मैं यहाँ पर स्कूल खोलता हूँ लड़कियों के लिए, तो अगर मैं लड़कियों के लिए स्कूल खोलता हूँ तो कोई बुरी बात तो नहीं होगी। तो उनकी पत्नी ने कहा कि नहीं, मुझसे जो लेडीज मिलती हैं वो दो तरह की बात करती हैं। कोई तो ये कहता है कि लड़कियां को पढ़ना चाहिए लड़कियों को, और कुछ ऐसी होती जो ये कहती जाने वो लड़कियां कैसी होंगी जो रोज रोज लड़कों की तरह स्कूल जाया करेंगी। लेकिन मैं एक बात आपसे ये कहती हूँ कि अगर आप स्कूल खोलेंगे तो मैं जरूर उसमें काम करूंगी। फिर 1906 ईस्वी में उन्होंने स्कूल खोला, और फिर उस समय जो भोपाल की नवाब थी सुल्तान जहां बेगम, उनसे उन्होंने ये वो किया कि आप हमें आर्थिक सहायता अगर दें तो हम स्कूल अच्छी तरह से खोल सकते हैं। उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया और उन्हें आर्थिक सहायता मिली।
फिर उन्होंने अंग्रेज सरकार से ये बात कही कि हमें स्कूल खोलना है और आपकी सहायता चाहिए। तो उन्होंने कहा पहले आप स्कूल खोलिए, उसके बाद सहायता मिलेगी। तो उन्होंने अलीगढ़ शहर में रसलगंज में वो रहा करते थे, वहाँ पर अपने घर के करीब ही उन्होंने एक मकान लिया किराए पर, और उस मकान में जो है उन्होंने स्कूल खोला। एक उस्तानी की तलाश की गई, बहुत मुश्किल से दिल्ली में एक उस्तानी मिली, तो उनको कुंबे के साथ ला करके स्कूल के घर में रखा गया। फिर वही जहाँ बेगम शेख अब्दुल्ला की जो पत्नी थी वो और दो उनकी बहनें जाकर के स्कूल में तालीम देने का काम कर रही थी। लड़कियां जो है वो डोलियों में बैठ करके आया करती थी। तो जो विरोधी थे उन्होंने कुछ युवकों को तैयार कर रखा था कि जब डोलियां लड़कियों की जाएं स्कूल तो आप उन्हें बेपर्दा कर दिया करिए, डोलियों का पर्दा जो है वो उछाल दिया करिए, और वो ऐसा ही करते थे। तो जब ये शिकायत शेख अब्दुल्ला को मिली तो वो एक दिन छुप करके छड़ी लेकर के खड़े हो गए, और जब देखा उन्होंने अपनी आंखों से कि इस तरह से वो किया जा रहा है तो बेपर्दा कर दिया उन्होंने और डोली का पर्दा उछाल दिया। तो उन्होंने लड़कों की खूब पिटाई की और फिर अदालत की धमकी दी, तब जाके मामला जो है वो शांत हुआ। उसके बाद उस स्कूल में जो है वो हर तरह की लड़कियां आती थीं, कुछ गरीब घरों की भी होती थीं। तो वो लड़कियों का खाना नहीं आता था घर से, वही जहाँ बेगम का जो घर से खाना जाता था वो उन लड़कियों को खिला दिया करती थी और खुद भूखी रह जाती थी। उनका त्याग जो है वो काम आया और लड़कियां जो है धीरे धीरे तादाद बढ़ती गई। उसके बाद फिर जहाँ आजकल स्कूल यहाँ मैरिस रोड पर जहाँ स्थापित है वहाँ की ज़मीन उन्होंने खरीदी और वहाँ बोर्डिंग हाउस बनवाना शुरू किया। 1914 में वो बोर्डिंग हाउस बन के तैयार हुआ और नवाब भोपाल जो सुल्तान जहाँ बेगम थी वो वहाँ पर उसका उद्घाटन करने के लिए बुलाई गई। और उन्होंने सबसे फिर उसके बाद जो बड़ा त्याग का काम किया उनकी बेगम ने, वही जहाँ बेगम ने जो आलाबी के नाम से भी जानी जाती हैं, कि उन्होंने अपना पूरे घर की सुख सुविधाओं को छोड़ करके वो हॉस्टल के बोर्डिंग हाउस के कमरे में आकर के शिफ्ट हो गई, सिर्फ ये लोगों को दिखाने के लिए या लोगों को इस बात का बताने के लिए कि लोग जो हैं वो चिंतित ना हों, अपनी लड़कियों को बाहर से यहाँ पढ़ने के लिए भेजें और मैं यहाँ पर उनकी देखभाल करने के लिए मौजूद हूँ। फिर वो माँ की तरह बिल्कुल लड़कियों की देखभाल करती थी बीमार हो जाने पर, और उनकी जो उनका त्याग था फिर रंग लाया और फिर धीरे धीरे वो कॉलेज के रूप में 1929 ईस्वी में वो कॉलेज के रूप में परिवर्तित हो गया और मुसलमान घरों की लड़कियां खूब पढ़ने के लिए वहाँ आने लगी। आज़ादी के बाद मुस्लिम परिवारों में और जागरूकता आई और अलीगढ़ के साथ साथ दिल्ली भी लड़कियों को भेजा जाने लगा। और जो ठीकरे की मंगनी की जो मुख्य पात्र है या जो नायिका हीरोइन है महरुख, वो एक ऐसी ही स्त्री है जो वहाँ पर शिक्षा के लिए दिल्ली भेजी जाती है और वहाँ जाने के बाद वो वहाँ के वहाँ जो शिक्षा लेकर के उच्च शिक्षा प्राप्त करके फिर वो जीवन को नए नज़रिए से देखती है, अपने नज़रिए से देखती है, जीवन को नया अर्थ देती है। तो इस तरह से मैं फिर आती हूँ ठीकरे की मंगनी उपन्यास की बात करती हूँ मैं कि ये उपन्यास जो है वो 1889 में प्रकाशित हुआ था और इस उपन्यास में उन्होंने मुस्लिम स्त्री की एक नई छवि को प्रस्तुत किया है नासिया शर्मा ने। और ये जो ठीकरे की मंगनी, ठीकरा जो शब्द है वो एक स्त्री की हैसियत को दिखाता है, साथ ही साथ वो इसके साथ एक टोटके के रूप में भी वो प्रचलित था कि लड़कियां जो हैं वो उस खानदान में महरुख का जो जन्म है वो चौथी पीढ़ी के बाद हुआ था, लड़कियां उस खानदान में नहीं बच पाती थी। तो जब उसका जन्म हुआ तो जिस टब में बच्चे को नहलाया जाता है उस टब में चांदी का सिक्का या कोई भी सिक्का एक पे डाल करके लड़की को मांग लिया जाता है ताकि लड़की जो है वो जीवित रहे। महरुख की जो खाला है वो ये लड़की को मांग लेती हैं और फिर वो टोटका जो है उसको वो मंगनी के रूप में परिवर्तित कर देती हैं रफत के साथ, अपने बेटे रफत के साथ। रफत उसके बाद जो है वो नासिया शर्मा लिखती हैं कि जब पैदा होती है ये महरुख तो उसे जब वो छोटी है तो उसे शौक की चीज़ की तरह पाला जाता है, क्योंकि घर में लड़कियां नहीं है, पहली लड़की है तो उसे शौक की चीज़ की तरह पालते हैं। दावो दादा की आंखों का नूर थी और दिल का सुरूर थी, वो लिखती हैं नासिया शर्मा। और वो अपने माँ बाप की खुशी और उसका गुरूर थी।
और चचा और ताया के लिए जो है वो रूह को सुकून पहुंचाने का जरिया थी, और जो बाकी ख़ानदान वालों के लिए एक इत्मीनान कि चलिए वहाँ से ये जो ख़ानदान पर एक फ़कीर का दिया हुआ जो एक बद्दुआ थी वो बद्दुआ तो हटी, लड़की का तो मुंह देखना नसीब हुआ। और जो घर की चची ताई हैं उनका भी, वो भी बहुत ही जोश के साथ बच्ची को वो करती हैं। और जो ताई है वो ये कहती है कि चलो अब सिलाई कटाई में दिल लगेगा मेरा, इसलिए कि पायजामे सिल कर तो मैं तंग आ गई थी। और चची कहती हैं कि लड़की जो है वो घर की बरकत होती है, घर में अब बरकत होगी। एक चची जो है वो सोने की जंजीर दिखाती हैं कि देखिए मैंने इसके लिए गढ़वाया है। तो इस तरह से सारे घर के लोग जो हैं वो महरुख को एक शौक की चीज़ की तरह पालते हैं। जब वो 10 साल की होती है और नानी के घर जाती है तो नानी की बातों को सुन करके उसे पता चलता है कि वो बचपन में ही उसकी मम्मी कर दी गई है रफ़त के साथ। उससे थोड़ा आश्चर्य होता है, लेकिन फिर आम लड़कियों की तरह उस बात को स्वीकार कर लेती है। और फिर रफ़त जो है वो जब वो इंटर पास करती है, पढ़ने में बहुत अच्छी है, तो रफ़त ये कहता है कि अब इसे आला तालीम के लिए या उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए इन्हें दिल्ली भेजा जाना चाहिए, आप मेरे साथ इन्हें दिल्ली भेजिए। घर चूंकि परंपरावादी है, लोग जो हैं वो परंपरावादी है, तो वो इस बात के तैयार नहीं होते कि अभी तो निकाह हुआ नहीं है, मंगेतर के साथ कैसे भेज देंगे। लेकिन रफ़त जब उन्हें समझाता है कि मेरे ऊपर एक बार कीजिए और इन्हें भेज दीजिए, और उनको भेज दिया जाता है, महरुख को दिल्ली के लिए भेज दिया जाता है। महरुख जब वहाँ जाती है तो वहाँ के नए माहौल में, बहुत कभी बस्ती से बाहर नहीं निकली है, अचानक दिल्ली पहुँचती है, वहाँ के माहौल में घबराती है, कुछ परेशान होती है, लेकिन बहुत जल्दी जो है वो अपने पर काबू पा लेती है, या वहाँ के रंग में अपने आप को वो ढाल लेती है। वहाँ जो और फिर कथा में मोड़ उस समय आता है जब ये तो दिल्ली में तालीम हासिल कर रही है, और रफ़त जो है वो उसे दिल्ली में छोड़ करके अमेरिका चला जाता है पीएचडी करने के लिए। और रफ़त ये सुनती है कि वहाँ पर इस रफ़त भाई ने किसी अमेरिकन लड़की के साथ लिव इन में रह रहे हैं वो। तो ये जो वाकया है या ये एक जो घटना है वो एक हादसे की तरह से महरुख के ऊपर आती है। महरुख जो है वो इस चोट को बर्दाश्त नहीं कर पाती है, और वो उसे उस माहौल से ही कुड़ान होने लगती है जिस माहौल में रफ़त उसे छोड़ गया था। वो पीएचडी छोड़ देती है, और जो एक सुनहरा ख्वाब है लेक्चरर बनने का यूनिवर्सिटी में, उसको छोड़ करके वो एक गांव में आ करके नौकरी कर लेती है। गांव में आती है, वहाँ नौकरी करके वहाँ रहने लगती है। रफ़त जो है वो वहाँ से पीएचडी करके लौट के आते हैं, और फिर लोगों से ये कहते हैं कि भाई वो तो वहाँ का वे ऑफ लाइफ था, और मैं तो पीएचडी की डिग्री तो ले आए वो, और मेम को वहीं वो छोड़ आए। और फिर उनके दर पे, महरुख के दर पे वो सवाली बन के खड़े हो जाते हैं कि हमें शादी करनी है। महरुख इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती है, और घर के सब लोग, जितने भी लोग हैं, ताया चाचा, सब लोग इस बात के लिए बहुत आमादा हैं कि शादी हो जानी चाहिए रफ़त के साथ। लड़का है, मर्द है, गलतियां हो सकती हैं उससे, वो माफ़ी मांग रहा है और इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो महरुख के पिता हैं वो ये सोचते हैं कि इस्लाम में इस बात की बात कही गई है, ये बात कि लड़की से जो है वो इजाज़त लेनी चाहिए कि वो तैयार है या नहीं। तो वो लड़की से जब राय लेते हैं महरुख से, तो महरुख अब्बू से ये कह देती है कि मैं अपनी मौजूदा ज़िंदगी से बिल्कुल इत्मीनान मुतमईन हूँ, इसलिए मैं इस रिश्ते को नहीं लेना करना चाहती हूँ, और उस बिल्कुल साफ जवाब दे देती हैं। घर की जो औरतें हैं जब ये सुनती हैं कि महरुख ने इनकार कर दिया है, तो पूरे घर में एक भूचाल सा आ जाता है, और जो ताई और चची हैं वो इस बात के लिए खरी खोटी सुनाती हैं। कोई ये कहता है कि उसके दीदे का पानी मर चुका है, कोई कहता है कि पछताएगी, और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो लड़की पैदा होती है तो इसीलिए कहा जाता है ज़मीन और आसमान हिलने लगता है। उसके बाद फिर वो जो स्त्रियां हैं उसके घर की, वो मर्दों को कोसने लगती हैं कि मर्द तो चाहे जो कुछ करे, कोई कुछ नहीं कर सकता है, और स्त्री अगर कुछ कर देती है, औरत अगर कुछ करे तो वो सब उसको नाम रखते हैं। उसके बाद फिर वो उसके भविष्य की चिंता करके रोती हैं।
तो यहाँ पर नासिरा शर्मा इन तीनों भाव को, कि क्रोध भी है, दुख भी है और एक गुरूर की भावना भी है उनके भीतर, कि इस तरह की चीज़ जो है वो यहाँ पर हुई है। तो उसको वो लिखती हैं कि एक परंपरावादी खानदान के लिए ये हादसा जितना शर्मनाक था उतना ही हैरत अंगेज भी था, कि एक लड़की, एक औरत मर्द को ठुकरा दे, और उनके फिक्र की लकीरों और गम की घटाओं के बीच एक दबा दबा गुरूर भी था, और जिसे वो समझ करके कोई समझ नहीं पा रहा था कि इस गम का तेवर अलग क्यों है। तो नासिरा शर्मा यहाँ ये दिखाना चाहती हैं कि जो घर की स्त्रियां हैं, उन स्त्रियों को कहीं ना कहीं इस बात का एहसास रहता है कि वो एहसास कमतरी में होती है कि वो एक औरत है। और महरुख का जो ये निर्णय था वो उन्हें गुरूर उनके अंदर पैदा करता है कि एक लड़की में इतनी हिम्मत तो आई, या एक लड़की इस काबिल तो हुई कि वो मना कर सके या अपनी दिल की बात कह सके। तो उनके भीतर ये जज्बा कहीं ना कहीं पैदा होता है। लेकिन फिर इस हादसे के बाद या माहिरुख का अविवाहित रह जाना, इस तरह के बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो उपन्यास में उठते हैं, और नासिरा शर्मा उसका जवाब देती हैं, खुद ही उसके जवाब प्रश्न भी उठाती हैं और जवाब भी देती हैं कि वो क्या उसका ये फैसला, अगर ये प्रश्न किया जाए कि माहिरुख का ये फैसला क्या सही था कि उसने विवाह से इनकार कर दिया, अविवाहित रहना क्या सही था उसका फैसला। तो अम्मी और माहिरुख के बीच में जब बातें होती हैं, माँ जो है जब रफ़त की शादी हो जाती है, ये इनकार कर देती है और रफ़त की शादी हो जाती है, तो माँ बार बार उससे ये कहती है कि तुम्हें कहीं और शादी कर लेनी चाहिए। तो वो झुंझला जाती है माँ की बातों को सुन के। माँ से तो कुछ नहीं कहती, लेकिन वो सोचती है। माहिरुख की सोच के माध्यम से नासिरा शर्मा ये कहती हैं कि विवाह, शादी जो है वो मर्द और औरत के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन इतनी भी ज़रूरी नहीं है कि अंधा लूला लंगड़ा जो भी रास्ते में आ टकराए उसी से निकाह पढ़वा दिया जाए। कोई ये क्यों नहीं समझता कि जो पढ़ी लिखी स्त्री है वो अपने पति को साथी के रूप में देखना चाहती है, और वो चाहती है कि वो जैसी है वो उसे वैसा समझे। तो वो ये बात को उठाती है कि ज़्यादा ये ज़रूरी तो है, लेकिन ये ज़रूरी है कि वो उसके काबिल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई मेल ना हो और शादी कर दिया जाए, उससे बहुत सारी दूसरी परेशानियां पैदा होती हैं। फिर यही दूसरा प्रश्न एक उठता है कि क्या अब जो अविवाहित स्त्रियां हैं, नौकरी पेशा स्त्रियां हैं, समाज का उनके प्रति क्या नज़रिया है, वो ये दिखाना चाहती हैं। और जब 20-22 साल की महरुख जब यूनिवर्सिटी छोड़ करके इस गांव के स्कूल में जाती है नौकरी करने, तो बहुत सुंदर है वो और 22 साल की लड़की है। तो वहाँ गांव की जो औरतें हैं वो उसको एक पहेली की तरह देखती हैं कि ये यहाँ क्या करने के लिए आई है। और औरतें जो है वो आपस में बातें करती हैं, बतियाती हैं कि ज़रूर कोई विधवा होगी, वरना ये रूप और ये उम्र लेकर के नौकरी करने ना आती। और फिर जो उसके साथी हैं, सहकर्मी हैं, इशरत और संजय, नासिरा शर्मा ने ये दिखाया है कि जो इशरत और संजय दो उसके सहकर्मी हैं वो उसे तंग करते रहते हैं। वो उन्हें मुंह नहीं लगाती है तो वो धमकी देते हैं कि गांव में ऐसी ऐसी बातें हम फैलाएंगे कि लोग तुम्हें चुटिया पकड़ के तुम्हें यहाँ से निकालेंगे। फिर वो आधी रात में उसके घर की कुंडी खटखटा करके उसे भयभीत करते हैं। और वो अपनी इस बात को, जो गणपत गांव में उसके अच्छे लोगों से संबंध बन चुके हैं, तो वो गणपत काका उसके हैं, उससे वो शिकायत करती है कि कोई है जो रात में मेरे घर की कुंडी खटखटाता है। तो गणपत काका एक दिन छुप करके देखते हैं ये कौन है। और फिर संजय और इशरत, दूसरे दिन जब वो स्कूल जाती है तो पता चलता है कि किसी ने संजय और इशरत पर लाठियों से प्रहार कर दिया है। तो वो डर जाती है कि ये शायद, फिर जब वहाँ से लौट के आती है तो गणपत काका बताते हैं उसे कि बताइए स्कूल के टीचर हैं और इस तरह की हरकतें करते हैं। तो वो डर जाती है कि ये कहीं मामला जो है वो ख़राब ना हो जाए, क्योंकि वो अभी नई नई एक परंपरावादी ख़ानदान की लड़की है, ख़ानदान में पहली लड़की है जो घर से दूर जा कर के नौकरी कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर जो है वो डर और खौफ तो होगा ही, लेकिन वो अपने उस खौफ पर विजय पाने की कोशिश करती है। मुस्तकिल अपने आप से वो अंदर ही अंदर लड़ती रहती है। एक तो जो धोखा मिला है उसे,
उस धोखे को वो सहन करती है, किसी से कहती नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर वो सारी चीज़ों को सहन करती है और अपने हौसले को वो हमेशा कम नहीं होने देती है। फिर उसके घर अजीब अजीब से जब पिट जाती है संजय मिश्र तो वो अजीब अजीब से पत्र भेजते हैं उसके घर, उससे वो भयभीत होती है। फिर वो इन सब चीज़ों पर विजय पाती है और खुद उन लोगों से डरना छोड़ देती है। और जब डरना छोड़ देती है तो लोग उसे डराना छोड़ देते हैं और फिर वो गांव के जर्रे जर्रे से उसकी पहचान हो जाती है, वहाँ के लोगों से पहचान हो जाती है। जो वहाँ के दलित हैं, जो वहाँ के किसान दलित के बच्चों को वो शाम में पढ़ाती है, उसके पढ़ाए हुए बच्चे बहुत अच्छी अच्छी नौकरियों में पहुँच गए हैं। और जो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें जो हैं वो होती रहती हैं। और जो किसान हैं उन किसानों की सॉरी, ये नेटवर्क का थोड़ा सा मसला आ गया था। तो वहाँ पर वो फिर जो वहाँ उसकी वो नौकरानी है लक्ष्मीनिया, उसको वो उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, बिल्कुल वो मरने की हालत में पहुँच गई है। तो डॉक्टर विमलेश को वो वहाँ बुलाती है, डॉक्टर को बुलाती है, उसे दिखाती है। डॉक्टर विमलेश जब वहाँ आती है तो उसकी जो सेवा भाव है महरुख की, उससे वो बहुत प्रसन्न होती है। ये अपने से खुद ही प्रपोजल रखती है कि हर महीने में एक दिन, एक संडे में रखूँगी हर महीने का, जब मैं यहाँ आकर के इलाज करूँगी इनका। और उनके घर को ही, महरुख के घर को ही वो क्लिनिक बना देती है कि यहाँ पर मैं बैठ करके देखूँगी। तो इस तरह से वो गांव के जितने भी लोग हैं, भी गांव में सलमान साहब की एक फैमिली है, वहाँ पर शाहीन नाम की लड़की है, तो वो उनको कन्विंस करती है सलमान साहब की फैमिली को कि आप लोग विलायत जाके पढ़ते हैं लेकिन लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं, आप कम से कम अलीगढ़ तो भेज सकते हैं पढ़ाने के लिए। शाहीन अलीगढ़ जाती है, वहाँ जा कर के वो पढ़ती है और बहुत एहसान मानती है महरुख का। अमृता नाम की एक लड़की है गांव में जिसके दो बच्चों की माँ है वो, और पति से उसकी अनबन हो जाती है तो वो नींद की गोलियां खा करके आत्महत्या करने का प्रयास करती है। महरुख वहाँ जाती है, उसे समझाती है और नासिरा शर्मा महरुख के माध्यम से ये दिखाना चाहती हैं कि ऐसी कमज़ोर लड़कियां जो हर बात के लिए आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाती हैं, हर बात पे उनको फेस करना चाहिए। आत्महत्या जो है वो किसी चीज़ का इलाज नहीं है। तो वो महरुख उसको समझाती है कि अगर पति को जवाब ही देना है तो जी कर दो, मर कर नहीं। जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है और किसी एक के लिए उसे ख़त्म कर देना बेवकूफ़ी नहीं, जुर्म भी है। और उठो, अपने बच्चे को संभालो। यहाँ नासिरा शर्मा महरुख के माध्यम से ये कहलाना चाहती हैं कि जो स्त्रियां हैं, जो मर्द हैं, वो बच्चे के रूप में माँ की गोद में ही परवरिश पाते हैं। अगर माँ जो है बच्चे की परवरिश इस तरह से करे कि वो एक अच्छा इंसान बन करके निकले और स्त्री को वो अच्छी तरह से वो समझे, तो पुरुष में ये खराबियां पैदा नहीं हो पाएंगी। वो अमृता से कहती है उठो, अपने बच्चे को संभालो और इस तरह से संभालो कि भविष्य में कोई स्त्री इसके साथ रह करके नींद की गोलियां खाने के लिए की ज़रूरत ना पड़े उसको। और माँ की गोद से बहुत कुछ सीख कर बड़े होने वाले ये मर्द हमारी ही जिम्मेदारी है। तो वो औरतों पर बहुत अधिक जिम्मेदारी डालती हैं कि जो स्त्रियां हैं उनके ऊपर ये ज़्यादा जिम्मेदारी है। इस तरह से यहाँ पर हम महरुख को ये देखते हैं कि नासिरा शर्मा समाज सुधार से जोड़ करके वो देखती हैं कि गांव में वो निरंतर सुधार करती रहती है, गांव के लोगों को की परेशानियों को दूर करने का प्रयास करती है। तो एक मुस्लिम स्त्री को उन्होंने समाज सुधार से जोड़ करके देखने का प्रयास किया है, क्योंकि इस पूरे उपन्यास में 1970 के आसपास का परिवेश है और उस समय इस तरह की चीज़ें बहुत कम देखने में आती थी। एक भूदान आंदोलन से जो जुड़े हुए थे विनोबा भावे, उनका ये सपना था या उनकी ये इच्छा थी कि कोई मुस्लिम स्त्री जो है उनके आंदोलन से जुड़ती या उनके आश्रम से जुड़ती। और ठीकरे की मंगनी उपन्यास पढ़ने के बाद उनकी जो शिष्य थी निर्मला देश पांडे, उन्होंने नासिरा शर्मा से किसी बातचीत में ये बताया कि अगर ये उपन्यास विनोबा भावे के जीवित रहते आ गया होता तो वो बहुत खुश होते कि कम से कम उपन्यास के माध्यम से तो ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि एक मुस्लिम स्त्री समाज सुधारक के रूप में दिखाई दे रही है, समाज सुधार से जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद पूरे उपन्यास अगर आप देखें ठीकरे की मंगनी, तो उसमें स्त्री शिक्षा के महत्व को उन्होंने हर एक उसके माध्यम से, स्त्री के माध्यम से उन्होंने दिखाने का प्रयत्न किया है। जो महरुख की माँ है वो ये कहती हैं कि मैं एक औरत हूँ और खूब जानती हूँ कि एक औरत की मजबूती क्या होती है। और
लड़की जो है वो अच्छे बुरे का की अक्ल जो है लड़की में तभी आती है जब वो शिक्षित होती है। शिक्षा ही उसे अक्ल सिखाती है। इसके साथ ही साथ जो दादी है माहरूफ की, वो भी ये कहती है कि वो ज़माना लग गया जब औरतें जो हैं वो अच्छे अच्छे पकवान बना करके और ससुराल वालों की खिदमत करके मियाँ का दिल जीतती थी। आज इन सब के साथ उसे बाहर भी पैर जमाने हैं और अपने पैर पर खड़ी लड़की किसी पर बोझ नहीं होती है, किसी पर बोझ बनकर नहीं रहती है। रफ़त को हम देखें तो रफ़त जो है वो भी स्त्री की शिक्षा का बहुत प्रबल समर्थक है, तभी वो उसे वहाँ पर दिल्ली ले जाने की सिफारिश करता है और वहाँ ले जाता है। तो रफ़त उससे कहता है महरुख से कि काट फेंको इन पुरानी जंजीरों को और इन जो रवायती चीज़ें हैं, जो पुराने तौर तरीक़े हैं, इनको खुदा हाफिज़ कहो और आज से तुम्हारा नया सवेरा शुरू हो रहा है। मैं तुम्हें एक बेकस सिसकती औरत के रूप में नहीं, एक पक्के इरादों वाली, मजबूत इरादों वाली, एक तरक्की याफ्ता औरत के रूप में देखना चाहता हूँ। तो रफ़त की बातों को सुन करके ये ट्रेन में जा रहे हैं, उस समय रफ़त बात करता है। माहिर उसी जब घर से निकलती है तो चूँकि दिल्ली पहली बार जा रही है तो वो सुन करके इनकी बातों को रफ़त की पसीना पसीना हो जाती है कि रफ़त भाई तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाल रहे हैं, मैं कैसे कर सकूँगी ये सब वहाँ पर। लेकिन जब वो वहाँ जाती है कुछ दिन तो वो घबराती है, बौखलाती है। उसके बाद फिर फर्राटे से वो अंग्रेज़ी बोलना सीख लेती है, बहस में हिस्सा लेना सीख लेती है और वहाँ की रंग में पूरी तरह से वो रंग जाती है। और जब वहाँ से लौट करके घर आती है तो उस नासिर शर्मा ये दिखाना चाहती हैं कि फिर नए और पुराने तरक्की याफ्ता और जो रूढ़िवादी लोग हैं उन दोनों में सामंजस्य स्थापित करना कितना मुश्किल हो जाता है। वो यहाँ आती है बस्ती में तो उसका दिल नहीं लगता है, वो सोचती है यहाँ के लोग कैसे हैं, इनमें बिल्कुल ही ये डिसेंसी नहीं है और वो बहुत ही उकताती है यहाँ के माहौल से। फिर देखती है कि घर जो है वो बहुत ही बोसीदा हो रहा है, घर की में कोई चीज़ घर को की मरम्मत नहीं की जा रही है और अम्मी जो है वो महंगे महंगे तबर्रुक मुहर्रम में बांट रही हैं और रमज़ान में जो है 50-50 लोगों की अफ्तारी मस्जिद में भेज रही हैं। तो वो माँ से कहती है कि माँ कि अम्मी आपको घर की हालत देखनी चाहिए, घर को दुरुस्त करवाना चाहिए और आप इन सब चीज़ों में फालतू क्यों खर्च करती हैं। तो माँ को बहुत बुरा लगता है कि आज बेटी जो है मेरे इन कामों को जो मैं शुरू से करती आ रही हूँ उसे बुरा लग रहा है। तो वो नाराज़ होकर के वहाँ से चली जाती हैं और अब्बू से शिकायत करती हैं कि आला तालीम दिलाने का मज़ा आज मैंने चख लिया, लड़की ने ऐसी ज़बान चलाई है कि मेरे तो आसान ख़ता हो गए। तो माहरूफ को ये नहीं लगता, अम्मान जो है वो ये कहती है कि भाई वो पहले भी ये कह चुकी है कि अकल है वो शिक्षा ही देती है, जब वो अकल की बात करती है तो उसकी बात को वो स्वीकार नहीं कर पाती है। तो इस तरह के जो द्वंद्व हैं, रफ़त में भी यही द्वंद्व की भावना दिखाई देती है कि एक तरफ तो वो ये कहता है कि मैं तुम्हें मजबूत इरादों वाली तरक्की याफ्ता औरत के रूप में देखना चाहता हूँ और जब वो अपना मजबूत इरादा दिखाती है तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं और उस बात को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। रफ़त जब ये माहिरो जब इनकार कर देती है शादी से तो वो गांव भी पहुंच जाता है रफ़त ये सोच करके कि माहिरो क्यों इनकार कर रही है, मैं तो डिग्री लेकर के वहाँ से आया हुआ हूँ, अमेरिका से लौट के आया हूँ, ख़ानदान में ऐसा कोई नहीं है जिसने अमेरिका में तालीम हासिल की हो। और रफ़त ये माहिरो जो है एक मामूली सी नौकरी कर रही है स्कूल में और उसके बाद भी वो उसको छोड़ना नहीं चाहती है। तो वो उसे समझाने के लिए फिर वहाँ जाता है उसके पास गाँव में। तो वो उससे कहती है रफ़त से ये कि आप, रफ़त ये कहता है कि हमने एक साथ घर बसाने का ख्वाब देखा था। तो वो कहती है कि अगर ईंट गारे और पत्थर की दीवारों को आप घर कहते हैं और जो रोज़मर्रा की बुनियादी ज़रूरत है उसका ज़रिया आप शौहर को कहते हैं, तो ये दोनों चीज़ें मेरे पास हैं। तो वो ये कहता है तो क्या तुम्हें मर्दों से नफरत हो गई है। तो वो कहते नहीं, बिल्कुल नहीं, जितनी भी औरत के करीबी रिश्ते हैं वो मर्दों से ही तो हैं। वो उसका पिता है, उसका भाई है, उसका शौहर है, उसका बेटा है, इन रिश्तों को वो नकार कर जाएगी कहाँ। तो इस तरह से वो, और फिर वो जब इस कह देती है कि हम नदी के दो किनारों की तरह हैं जो आपस में कभी नहीं मिल सकते, तब रफ़त जो है, और रफ़त जब गांव जाता है वो ये देखता है कि जो चूँकि वो दिल्ली में मार्क्सवादी पार्टी से जुड़ा हुआ था
और भाषणबाजी और ये सारी चीज़ें उसकी चलती रहती थी। जब वो गांव जाता है और देखता है कि रफ़त की कितनी सादगी से ज़िंदगी जो है वो व्यतीत हो रही है, तो वो ये सोचता है कि जिन चीज़ों को मैं भाषणों में और किताबों में ढूंढा करता था, वो चीज़ें तो रफ़त ने यहाँ गांव में रह करके आसानी से सीख ली हैं। और ये चीज़ें जो हैं वो उसको जी रही है वो। लेकिन फिर वो ये कहता है कि गांव की जो सादगी है और जो यहाँ का जो उबाऊ ज़िंदगी है, उसमें तो मैं नहीं रह सकता। यहाँ अगर रहूँगा तो मेरी सारी जो डिग्री है, पढ़ना लिखना सब बेकार है। और ये महरुख भी बहुत जल्दी यहाँ से उठ जाएगी और यहाँ से वो भी आ जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। और जो उसकी रफ़त की जो सोच है वो एक अलग तरह की है। वो ज़िंदगी को एक अलग नज़रिए से देखता है। महरुख जो है वो ज़िंदगी को एक अलग नज़रिए से देखती है। जो एक मुस्लिम संयुक्त परिवार का जीवंत चित्रण जो है वो नासिरा शर्मा ने अपने उपन्यास में किया है। कि जो एक, और ये कहती है बड़ा सा मकान है जो जहाज नुमा है, जहाज नुमा बड़ा सा मकान, चूंकि आंगन, दालान, फिर कमरे, इस तरह के जो घर होते हैं बड़े बड़े, तो वो जहाज की तरह उनका कुछ शेप लगता है। तो नासिरा शर्मा से कहती है जहाज नुमा बड़े से मकान में 5 भाइयों की 22 औलादें जो हैं उसमें रह रही थी। और वो घर लोगों के लिए छोटा पड़ने लगा था। और उन 22 औलादों में जो महरुख थी वो 21 बच्चों की जो है सिपह सालार थी। वो हमेशा जो है वो उनके ऊपर, सबके ऊपर ही उसको रहती थी और अपनी बात को लोगों से मनवाती थी। बचपन में भी वो कभी रोती नहीं थी। वो कहती मैं तो सिपह सालार हूँ और सिपह सालार रोया नहीं करते। तो वो आखिर वक्त तक उसकी वही मानसिकता रहती है कि वो अंदर अंदर टूटती रहती है, लेकिन वो रोती नहीं है। कि रोना जो है वो औरतों की कमजोरी है। तो उसकी जो चचा हैं, फिर वो जो लड़के हैं वहाँ के, उस घर के जो जहाज़नुमा घर है, उसकी 22 औलादें जो थी, वो एक एक करके जो है वो नौकरी करने चले जाते हैं शिक्षा प्राप्त करके। और महरुख जो है वो रिटायर होकर के वहाँ वापस आ जाती है। महरुख के बाद और लड़कियां भी हुई थी, तो वो शादियां करके चली जाती हैं। महरुख 60 साल की हो चुकी है, वो रिटायर होकर के वापस आ जाती है। और यहाँ आके देखती है कि जो गिरती दीवारें हैं, घर की जो है टपकती छतें और गिरती दीवारों के बीच कुछ बूढ़े ही अब बचे हैं, जो उसके ताया हैं, जो चचा हैं, और जो बूढ़ी औरतें हैं वो बची हैं। तो वो उसको एक सुकून मिलता है कि इनको हमारी ज़रूरत थी और मैंने यहाँ आकर के बहुत अच्छा किया है। और बूढ़ों की खिदमत करने में, बुजुर्गों की खिदमत करने में भी एक सुकून मिलता है और वो उन लोगों की जी भरकर खिदमत करती है। लेकिन वो घर की हालत देख करके बहुत दुखी होती है। कभी कभी उसको ऐसा लगता है जैसे वो किसी उजाड़ कब्रिस्तान पर बैठी हुई सांसें ले रही है। कभी जिधर देखती उधर बिल्लियां हैं, कहीं परिंदों ने घोंसला बना रखा है। तो वो कभी कभी चीख भी पड़ती थी कि अल्लाह अम्मी, इतनी बिल्लियां या कहाँ से आन मरी हैं यहाँ। और फिर वो धीरे धीरे करके जो घर के बुजुर्ग हैं, मर्द हैं, वो जाने लगते हैं, वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। जो औरतें हैं वो किसी कोई ना कोई मर्ज में मुब्तला हो गई हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं। और बाद में बचती हैं सिर्फ महरुख और महरुख की अम्मी। 80 साल 82 साल की महरुख की अम्मी है और 60 साल की महरुख है। अम्मी वही पुराना राग फिर कहती हैं कि मेरा तो बुढ़ापा तुमने तार दिया महरुख, लेकिन तुम्हारा क्या होगा, तुम कैसे अपनी ज़िंदगी को गुजारोगी। और जब बहुत देखती है कि उसको तरस खाना अम्मी का उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो प्रिंसिपल के पद से रिटायर हुई है, स्कूल से जब लौट के आती है तो वो 5 साल प्रिंसिपलशिप कर चुकी थी, गांव में उसका पूरा सम्मान था। तो उसे इस बात से बहुत उलझन होती है, बहुत तकलीफ होती है कि अम्मी जो है नई महरुख को समझ करके भी नहीं समझ पाई है। नासिरा शर्मा लिखती हैं कि वो सोचती है कि अम्मी जो है वो नई महरुख को पहचान करके भी नहीं पहचान पाई है। और वो जो है वो कब औरतों को जो है वो कौड़ियों से और उससे ठीकरों से नापना बंद करेंगे लोग, और कब औरत मर्द के बिना औरत को जीते देखना पसंद करेंगे। फिर जब अम्मी बहुत बेकल हो जाती हैं, रात में वो सो नहीं पाती, उठ के बैठ जाती हैं, तो वो कहती है कि अम्मी आपकी ये बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं। आप ज़िंदगी के खात्मे का वक्त मेरा भी अब करीब आ रहा है और आप मुझे इस मोड़ पर आकर के ये एहसास दिला रही हैं कि मैं अकेले अपने आप को संभाल नहीं सकती हूँ। पिछले 40 सालों से मैं यही काम तो करती आई हूँ। तो अम्मी जो है वो ये कहती हैं कि तुम क्या कहती हो, मुझे समझ में नहीं आता, किताबों की बातों को, दुनिया की बातों को तुम मिला के रख देती हो
और मैं इन बातों को समझ नहीं पाती हूँ। उसके बाद फिर अम्मी का भी इंतकाल हो जाता है और वो घर में अकेली बचती है महरुख जैसी एक तरह से आत्मनिर्भर, संघर्षशील और पक्के इरादों वाली स्त्री को लोग जो हैं, घर के लोग या समाज के लोग किस तरह से देखते हैं, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और नासिरा शर्मा इस ओर भी संकेत करती हैं कि घर में सब लोग इकट्ठा हैं, जो कि अम्मी का इंतकाल हो चुका है, उसमें सब लोग आए हुए हैं। तो जो महरुख की भतीजी है वो अपनी माँ का बहुत ज़बरदस्त उसे थप्पड़ पड़ जाता है और वो रोने लगती है। तो जब जो तनवीर नाम है उसके पिता का, लड़की के पिता का, वो उससे कहता है कि क्यों मारा तुमने बच्ची को। तो उसने कहा कि ये कह रही थी मैं महरुख फुप्पी की तरह बनूंगी बड़ी होकर के। तो तनवीर को बहुत बुरा लगता है। तो ये कहता है कि तो इसमें तुमने महरुख आपा के नाम पर बेटी के गान लाल कर दिए, और उन महरुख आपा के लिए जिन्होंने हमसे लिया कुछ नहीं, हमेशा दिया है। और मेरे पास अगर आइंदा इस तरह की बातें मत करना, और मेरे पास अगर महरुख आपा जैसा साचा होता तो मैं अपने ख़ानदान, अपने शहर, अपने मुल्क की सारी लड़कियों को उस साचे में मैं ढाल देता। और गांव में जो शाहीन की चचा की बेटी है, वो 2 बेटियां हैं वहाँ पे, सलमान खान साहब की बेटियां, तो वो उनकी बिस्मिल्लाह का रस्म उससे करवाते हैं। गांव में जो लोग हैं वो उसका बहुत सम्मान करते हैं और ये कहते हैं कि मौलवी साहब के आने में अभी देर है, लेकिन महरुख आपा बैठी हुई हैं। आप अपनी सास से कहती है सबिहा कि मैं चाहती हूँ कि महरुख आपा से आप बिस्मिल्लाह की रस्म करवाएं। तो जो मौलवी साहब जिस रस्म को करवाते हैं उस रस्म को वो एक स्त्री से करवाती है और उनकी सास तैयार हो जाती है और वो वहाँ दुआ मांगती है कि अल्लाह मेरी दोनों बेटियां जो है वो महरुख आपा जैसी बने। तो एक तरफ तो सबिया है जो इस तरह की बातें करती है, और दूसरी ओर जहरा है जो उसकी भावज है, जो थप्पड़ लगाती है बच्ची को कि तुम महरुख आपा की तरह बनोगी, और वो उसे मनहूस कहती है। वो मनहूस कह के डैश 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 छोड़ देती है, कुछ कह नहीं पाती। तब तक तनवीर जो है वो उसे समझाने की कोशिश करता है। ये सारी बातें जो हैं जहरा की और तनवीर की, वो सुन लेती है महरुख, और उसके दिल पर फिर एक चोट लगती है कि इस तरह की बातें मुझे लेकर के हो रही हैं। लेकिन फिर नासिरा शर्मा उसके माध्यम से ये कहलवाती हैं कि जहरा बीबी, अब तुम क्या, कोई भी किसी लड़की को अब रोक नहीं पाएगा। रोज़ हालात की भट्टी में पक पक कर लड़कियाँ कैसी नई नई शक्लें लेकर निकल रही हैं, और मैं इस ख़ानदान की पहली सही, लेकिन इस दुनिया की तो नहीं। बाहर निकल कर को देखूं, वहाँ पर रंग के आसमान जो है वो कैसे कैसे रंग बदल रहा है। तो इस तरह से नासिरा शर्मा ये दिखाने की कोशिश करती हैं कि जो लोग हैं वो अविवाहित रह जाने वाली स्त्री या जो नौकरी पेशा स्त्री है या इस तरह की जो स्त्रियां होती हैं, उनके प्रति जो समाज है वो उसका जो रवैया है वो कहीं कहीं बड़ा निष्ठुर हो जाता है, जो सही नहीं है। तो वो उस नज़रिए को बदलना चाहती हैं और एक औरत को हमेशा और दूसरी औरत को सम्मान की दृष्टि से ही देखना चाहिए, उसके संघर्ष को सराहना चाहिए। अगर वो कमज़ोर है या अगर वो अकेली है तो उसकी हिम्मत बढ़ाना चाहिए, हौसला बढ़ाना चाहिए, उसे कमज़ोर नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें वो अपने उपन्यास के माध्यम से कहना चाहती हैं। एक और बहुत बड़ी बात जो इस उपन्यास में निकल करके आती है वो ये है कि स्त्री का अपना कोई घर होना चाहिए। उसका अपना कोई घर नहीं होता है, या तो उसके पिता का होता है या उसके शौहर का होता है। एक घर उसकी अपनी पहचान का भी होना चाहिए। तो ये मसला तब उठता है जब चूंकि वो घर जहाज़नुमा जो बड़ा सा मकान था, वो मकान जो है वो अब बहुत ही जर्जर हो चुका है, बोसीदा हो चुका है, लोगों को उसकी ज़रूरत नहीं है, लड़के बाहर नौकरी कर रहे हैं, कोई वहाँ नहीं रहेगा, सिर्फ महरुख उस घर में है। तो उस घर को अम्मी के सामने ही ये फैसला हो गया था कि इस घर को बेच करके उसका बंटवारा कर दिया जाएगा, पैसे बांट दिए जाएंगे। अम्मी ये सोचती हैं कि महरुख कहाँ जाएगी, घर बिक जाएगा, उनका बस चलता तो वो पूरा मकान महरुख के नाम लिख देती, लेकिन फिर और बच्चे हमारे जो है वो मुझे उलाहना देंगे। तो इस डर से वो कुछ बोल नहीं पाती। फिर ये सोचती हैं कि अगर महरुख को जो एक चवन्नी भर हिस्सा जो मिलेगा उसमें तो बैठने भर की भी जगह नहीं होगी, तो वो कुछ बोल नहीं पाती और फिर उनके सामने जो है वो घर बिक जाता है। लेकिन जब सब लोग जो है वो घर खाली हो रहा है और नया मकान मालिक जो है वो घर में आने वाला है,
और लोग ये सोचते हैं कि माहरूफ किसी न किसी भाई के घर जाएगी या बहन के घर जाएगी, लोग उसे इनवाइट भी करते हैं कि आप मेरे साथ चलिए, कोई कहता है आप मेरे साथ चलिए, वो हंस करके टाल देती है, किसी से कुछ कहती नहीं है। फिर जब फाइनली वो लोग घर से बाहर निकलते हैं, रिक्शे आ गए हैं और सामान लद रहा है, तब अपने भाई बहनों से कहती है कि तुम लोग अपने अपने घर जा रही हो, मैं अपने घर जा रही हूँ। तो वो शिकायत करते हैं कि ये हम लोग मर तो नहीं गए हैं, आप वहाँ क्यों जाएंगी। उन्होंने कहा इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, और एक घर स्त्री का अपना भी हो सकता है जो उसकी मेहनत और पहचान का हो, बाप और भाई के शौहर से अलग। वो लिखती हैं नासिरा शर्मा कि वो अपने भाई बहनों से ये कहती है कि एक घर स्त्री का अपना भी तो हो सकता है जो उसकी अपनी मेहनत और पहचान का हो, जो उसके बाप और शौहर की पहचान से अलग हो बिल्कुल। नासिरा शर्मा जी का ये जो सपना है वो अब तो काफ़ी साकार हो चुका है। उस समय जो 1970 के आसपास की बात है उसमें कम इस तरह की चीज़ें थी, अब भी कम ही है, लेकिन बहुत सी स्त्रियाँ ऐसी हैं जो अपनी पहचान और मेहनत का घर बनाने में सफल हो गई हैं। लेकिन अब भी रास्ता जो है वो लंबा है, अभी बहुत संघर्ष करना है और स्त्रियों को आगे बढ़ करके इन चीज़ों को देखना होगा। तो इस तरह से जो ठीकरे की मंगनी जो उपन्यास है, वो उपन्यास ये साबित करता है कि जिसको अभी तक ठीकरा समझा जाता था, वो स्त्री जो है अब अपना रूप और आकार बदल रही है और एक हीरे के रूप में जो है वो परिवर्तित होती जा रही है। और ज़रूरत इस बात की है कि उसे समाज और परिवार का पूरा पूरा सहयोग मिले। परिवार और समाज को इस तरह से परवरिश करनी चाहिए कि वो अपने आप को एक नए शेप में या एक हीरे के रूप में उसे वो ढाल सके। जो नासिरा शर्मा के उपन्यासों की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो उसकी भाषा है कि वो अपनी भाषा के माध्यम से इतना सौंदर्य प्रस्तुत कर देती हैं उपन्यास में कि उसमें एक बहुत ही रोचकता पैदा हो जाती है। उसे आप बड़ी रुचिपूर्वक उसे आप पढ़ते हैं। हिंदुस्तानी भाषा का तो इस्तेमाल करती ही है, उसके साथ ही साथ वो जो उर्दू की शब्दावली है, उर्दू का वाक्य विन्यास है, उनको बहुत ही सहज रूप से जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है, अगर जैसे सटीक शब्दों का वो प्रयोग करती हैं, अगर अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग करना है तो उसका प्रयोग करती हैं, और जहाँ हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग करना है वहाँ उसका प्रयोग करती हैं। इसके साथ ही साथ जो कथा का जो ताना बाना बुनती हैं उसमें कहीं भी झोल दिखाई नहीं देता है। वो बिल्कुल एक उसमें एक तनाव हमेशा बना रहता है और वो रोचकता को कहीं कम वो नहीं होने देता है। और जो पात्र हैं वो पात्र भी जो उनकी बातचीत है, एक मुस्लिम परंपरावादी मुस्लिम परिवार के जो लोग हैं वो किस तरह से बातचीत करते हैं, किस तरह से उनके जो डायलॉग होते हैं वो किस तरह के हैं, उसका जो सौंदर्य है वो पूरा उपन्यास में बिखरा हुआ है। तो ये कला की दृष्टि से भी अगर हम देखें तो ये उपन्यास जो है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपन्यास है और स्त्री को एक नई दिशा देने वाला, स्त्री को एक संबल प्रदान करने वाला उपन्यास है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। और इसके साथ ही मैं अपनी बात को खत्म करना चाहती हूँ। आप लोगों ने मेरे साथ जुड़े, मेरी बातों को सुना और के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं फिर एक बार आभार व्यक्त करना चाहती हूँ विकास प्रकाशन कानपुर और वांग्मय पत्रिका अलीगढ़ को कि उन्होंने मुझे ये मंच दिया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।